बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलस विद पैरामीट्रिक कर्व्स। इससे पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि हम कर्व्स को जो हमारा रिवायती स्टाइल था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला, या इम्प्लिसिट इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, उसके बजाय हम उसे दो इक्वेशंस की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उस कर्व के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो भी फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर टी हो और वाई कोऑर्डिनेट भी फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर टी हो। दो फंक्शंस की हेल्प से हम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं और उसको हमने स्केच करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम इसका कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस मींस अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ या कर्व दी हुई है तो उस कर्व के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टेंजेंट्स फाइंड करना, टेंजेंट्स के स्लोप्स फाइंड करना, उस कर्व की आर्क लेंथ फाइंड करना, उस कर्व को रिवॉल्व करने से जो सरफेस बनती है, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, उसका एरिया फाइंड करना। तो बहरहाल ये जो भी हम कैलकुलस पीछे पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंजेंट्स की बात करते हैं। तो टेंजेंट आप जानते हैं कि हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप डी वाई ओवर डी एक्स से आती है। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? आप इसे चेन रूल से लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो डी टी ओवर डी एक्स को जब नीचे लाएंगे बटे में तो ये डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा। तो इस तरह से डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो आपके पास उसका ये फार्मूला बन जाता है स्लोप का। अब इसमें चूँकि डी एक्स ओवर डी टी से डिवीजन हो रही है इसलिए ये फाइनाइट वैल्यू तब भी आएगी जब डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास नॉन ज़ीरो हो। तो यूँ हमने ये ऊपर भी उन्होंने बताया हुआ है, डी वाई ओवर डी टी पर आप चेन रूल लगाएं, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी, तो डी एक्स ओवर डी टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास ये फार्मूला बन जाता है। अब ये जो स्लोप का फार्मूला है इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इस फार्मूले को देख के बता सकते हैं कि जो है किन पॉइंट्स पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा, किन पॉइंट्स पर टेंजेंट वर्टिकल होगा। मसलन आप जानते हैं कि अगर स्लोप ज़ीरो हो, डी वाई और डी एक्स ज़ीरो हो तो टेंजेंट वर्टिकल होता है। और ये ज़ीरो कब होगा? जब ये ऊपर वाला डी वाई ओवर डी टी ज़ीरो हो और नीचे वाला नॉन ज़ीरो हो। और अगर नीचे वाला ज़ीरो हो जाए जबकि ऊपर वाला नॉन ज़ीरो है तो फिर ये स्लोप इनफाइनाइट हो जाती है और ये वर्टिकल टेंजेंट बन जाता है। इस तरह से वो पॉइंट्स जहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आता है वो कैसे फाइंड करते हैं कि डी वाई ओवर डी टी ज़ीरो हो लेकिन डी एक्स ओवर डी टी नॉन ज़ीरो हो। और वो पॉइंट जहाँ वर्टिकल टेंजेंट आता है वहाँ वो होंगे जहाँ डी एक्स ओवर डी टी ज़ीरो हो लेकिन डी वाई ओवर डी टी नॉन ज़ीरो हो। इसी तरह से कनकेविटी चेक करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव लेते थे, तो सेकंड डेरिवेटिव हम यहीं से इसी को ही इससे हम ले सकते हैं। मसलन आप इस y की जगह डी वाई ओवर डी एक्स डाल दें, क्योंकि हमें y का x के लिहाज से सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। जहाँ जहाँ y है वहाँ डी वाई ओवर डी एक्स डाल दें। मसलन ये y है, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स डालेंगे तो आपको ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया। और वहाँ पर यहाँ डालेंगे तो ये डी ओवर डी टी ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। जैसे ये ऊपर है नीचे वाला डी एक्स ओवर डी टी उसी तरह से रहेगा। इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास ये है। तो यूँ आप पैरामीट्रिक कर्व के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस फार्मूले से और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इस फार्मूले से ले सकते हैं। और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ये कर्वेचर फाइंड करने में भी इस्तेमाल होता है और कनकेविटी टेस्टिंग में भी यूज़ होता है। इस तरह एक्सट्रीम वैल्यूज़ में भी यूज़ होता है। अब एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक कर्व है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। वो कहता है पहले तो आप ये बताएं कि पॉइंट 30 पर इसको दो टेंजेंट पाए जाते हैं और फिर उन दोनों टेंजेंट लाइंस की इक्वेशंस भी फाइंड करें। दूसरा उसका सवाल ये है कि आप इस कर्व पर वो पॉइंट सी ढूंढें जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो या वो पॉइंट जहाँ टेंजेंट वर्टिकल हो। तीसरा उसका ये है कि आप बताएं कि ये कर्व कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। और चौथा ये कि आप कर्व स्केच करके दिखाएं। तो जहाँ तक पहला पार्ट है कि आप उसके बताएं कि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइंस हैं तो ये ऐसा कैसे होगा, फिर हमने उसकी इक्वेशन भी लेनी है। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले हम इसके स्लोप फाइंड करते हैं
और हम देखते हैं क्या होता है। तो स्लोप के लिए आपको पता है कि हमें ये हमारे पास y आ गया, y इज़ टी क्यू माइनस 3t दिया हुआ है, यहाँ से t कॉमन ले लें तो टी स्क्वायर माइनस 3 हो गया। तो अब आपको ये पता है जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ये 3 0, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इससे कॉरस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि पॉइंट आपको दिया एक्स वाई की शक्ल में, इसमें टी की वैल्यू नहीं दी हुई। तो अब हम ये कैसे फाइंड करते हैं, इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 3 है ना, मैं यहाँ एक्स की 3 लगा दूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे टी की वो वैल्यू मिलेगी जिस पर एक्स 3 आता है। फिर इसमें वाई 0 है तो यहाँ वाई की जगह 0 लगा दूँ, इसी को जिनको सॉल्व करूँगा मुझे टी की वो वैल्यूज़ मिलेगी जिन पर वाई 0 होता है। फिर मैं उन दोनों में से कॉमन टी की वैल्यूज़ ले लूँगा, क्योंकि मुझे वो टी की वैल्यू चाहिए जिस पे एक्स 3 और वाई 0 ये दोनों शराइत पूरी होती हो, ऐसा टी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो सबसे पहले उसने ये इस पॉइंट में चूँकि वाई 0 है तो उसने इसको 0 के बराबर कर दिया ताकि टी को उन वैल्यूज़ का पता चला जा सके जहाँ पे वाई 0 होता है। अगर ये 0 की जगह कोई और नंबर होता तो फिर हम इसको उसके बराबर रखते। बहरहाल तो इसको जब 0 के बराबर किया, यहाँ से टी की ये चूँकि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो इस टी की 3 वैल्यूज आई 0 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम देखते हैं एक्स की जगह 3 डाल के, जब एक्स की जगह आप 3 डालते हैं तो आपके पास टी की 2 वैल्यूज आती हैं, टी स्क्वायर इज़ 3 तो टी इज़ प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो आप देखें इधर टी की 3 थी, यहाँ 2, तो हम कॉमन वैल्यूज़ लेंगे, कॉमन कौन से आएंगे फिर तो दोनों में आते वो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब कि इस एक ही पॉइंट पर टी की 2 वैल्यूज़ आती हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉइंट पर टी की 2 वैल्यूज़ और पॉइंट एक ही हो, ऐसा कब होगा कि जब टी की छोटी वैल्यू पर कर्व इस पॉइंट में से पास करे और फिर पलट के दोबारा जब टी की बड़ी वैल्यू है तो फिर उसी पॉइंट पर पहुंच जाए। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि 3 0 ऐसा पॉइंट है कि कर्व इस पॉइंट्स को क्रॉस करती है, यानी एक दफ़ा जाती है फिर दोबारा वहाँ से आके गुजरती है। तो अब हम ये तो हमने गैस कर लिया, इसका मतलब ये अभी हम कर्व स्केच किए बगैर ये बात कह सकते हैं ये कर्व अपने आप को क्रॉस करती है, ठीक है, और क्रॉस इस 3 0 पर करेगी और इससे कॉरस्पॉन्डिंग टी की ये 2 वैल्यूज़ होंगी, माइनस 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। अब हम इसी 3 0 पर ही हमें चूँकि टेंजेंट बनाने थे और कहना था शो करना था 2 टेंजेंट है, तो अब हम यहाँ पर इसकी 2 टेंजेंट तो ज़ाहिर बन जाएंगे क्योंकि इस पॉइंट पर टी की 2 वैल्यूज़ आई हैं। अब पहले डी वाई ओवर डी एक्स का फार्मूला बना लें, डी वाई ओवर डी टी ऊपर रखा, ये इस वाई का टी के लिए ऐसे डेरिवेटिव ले 3t स्क्वायर माइनस 3, तो ये यहाँ लगा दिया, नीचे डी एक्स ओवर डी टी है तो यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी 2t आ गया, वो नीचे 2t लगा दिया, तो ये आपका रेशो आ गया। इसे सिंप्लीफाई कर ले तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें आप टी की वैल्यूज डालें प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट, तो जब आप ये डालते तो डी वाई और डी एक्स आपके पास ये आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो डी वाई और डी एक्स की भी 2 वैल्यूज आ गई। अब बड़ी सिंपल सी बात है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y माइनस वाई नॉट इज स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो y माइनस वाई नॉट, तो आपका पॉइंट तो 3 0 रहेगा, यानी वाई नॉट 0 है तो ये y आ गया। एक दफ़ा स्लोप आप पॉजिटिव 3 का स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, दूसरी दफ़ा नेगेटिव यूज़ करेंगे, ये इस दफ़ा एक दफ़ा ये स्लोप दूसरी दफ़ा ये स्लोप, तो ये 2 आपका टेंजेंट लाइन्स की इक्वेशन आ गई। एक्स नॉट आपका 3, चूँकि ये पॉइंट है जिसमें से टेंजेंट लाइन पास करती है, तो इसमें y 0 रहता है और x 3 रहता है दोनों इक्वेशन में, दोनों में फ़र्क सिर्फ स्लोप का है, क्योंकि दोनों टेंजेंट लाइंस एक ही पॉइंट पर आप बनाते हैं। अब दूसरा ये था कि आप टेंजेंट्स को बताएं कि हॉरिजॉन्टल कहाँ पे है और वर्टिकल कहाँ पे, तो ये बात पहले हो चुकी है कि जहाँ पर dy और dt 0 होगा वहाँ पर टेंजेंट और dx और dt नॉन ज़ीरो हो, तो dy और dt हमने फाइंड किया 3t स्क्वायर माइनस 3, इसको 0 करें तो t की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है। अब इस t की 2 वैल्यू प्लस माइनस 1 पर देखिए dx और dt नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो dx और dt हमारा यहाँ पर आ रहा था 2t, इस 2t में ये डालें तो ये नॉन ज़ीरो रहता है। इसका मतलब ये कि ये जो दोनों पॉइंट है प्लस माइनस 1 इन पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पाया जाता है। अब हम इन ये जो t की 2 वैल्यूज़ हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग वो कर्व के पॉइंट्स भी देखेंगे, तो वो कैसे कि t की वैल्यू -1 है, इस x में डालें x वाले फार्मूले में तो x निकल आएगा, x आपका 2t है ना, x आपके पास ऊपर उसने बताया x आपका t स्क्वायर है, ये t स्क्वायर है। अब आप t प्लस माइनस 1 डालें तब भी x1 रहता है, -1 रखें तब भी x1 रहता है,
इसका मतलब कि टी की दोनों वैल्यूज़ पर x तो 1 रहा। आप y की वैल्यू देखें, आप +1 डालते हैं तो ये 1 - 3 - 2 आएगा, -1 डालते हैं तो ये तो फिर ये +2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास t = -1 पर x 1 रहता है और t 2 रहता है। तो 1 2 पॉइंट आप ये x एक्सिस ये y एक्सिस ना, इस पर 3 0 हमने ये पॉइंट लोकेट कर लिया। ये वाला पॉइंट हमारे पास ये 3 0 है और दूसरा पॉइंट उसने कहा है t -1 पर जो है वो आता है x1 और y2, यानी ये पॉइंट बन गया। और फिर उसने t को जब आप 1 लेंगे तो उससे तो आपका x1 आता है, y -2 आता है, तो ये पॉइंट आ गया। इस तरह से आप देखें तो ये इसका मतलब कि अभी हमने कर्व फर्स्ट कर स्केच नहीं किया, लेकिन हमें ये पता चल गया 1 - 2 पर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनाना है हमने, और 1 2 पर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, कर्व ऐसी होनी चाहिए, और ये जो पॉइंट है यहाँ कर्व को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपके पास ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कर्व के हवाले से। अब कनकेविटी के हवाले से उसने तीसरा सवाल किया था, उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए d2y/dx²। तो ये आपको जैसे पीछे था फार्मूला वो लिया हुआ है, dy और dx ऊपर फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ डाल दें और ये कंप्यूट कर लें तो आपके पास ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। अब आपको पता कनकेव अब तब होगा जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो आप ये देखें तो ये इसमें एक t² आ रहा है, एक t³ आ रहा है। इट मीन्स अगर t पॉजिटिव है तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, अगर t नेगेटिव है स्क्वायर उसे पॉजिटिव करेगा और क्यूब उसको नेगेटिव करेगा। तो जब भी ऊपर वाला नंबर तो पॉजिटिव रहता है जब t नेगेटिव हो, लेकिन नीचे वाला नेगेटिव होगा, इस तरह से रेशो नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि जब t पॉजिटिव तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन्स कि कर्व कनकेव अप होगी, और जब t नेगेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव और कर्व कनकेव डाउनवर्ड होगी। अब इसका मतलब ये है, अब अगर हम इसकी कर्व को स्केच करें तो इट मीन्स कि हमें t की नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेनी होगी, पॉजिटिव भी। तो वैसे तो हमारे पास देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी t की +-3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर वो सेम पॉइंट हमारे पास ये हाँ +-3 स्क्वायर रूट पर हमने जो है वो टेंजेंट्स की स्लोप फाइंड की थी, जहाँ पर के दो टेंजेंट लाइंस पाई जाती हैं, कर्व एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो -3 स्क्वायर रूट हो तो हम एहतियातन -3 स्क्वायर रूट से पहले आपका -2 आएगा। तो t -2 से शुरू करें आप, और आप टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाए, एक कॉलम में t, दूसरे में x, तीसरे में y, जैसे हमने पहले किया था पिछले टॉपिक में। तो आप t की वैल्यू -2 ले लें, फिर -3 का स्क्वायर रूट ले लें, इस तरह से वैल्यूज़ लें और x y लें और फिर उनको यहाँ लोकेट करें। आप देखेंगे कर्व इस डायरेक्शन में ट्रेस होगी, यूँ इस तरह से। अच्छा, हमने इसमें सॉरी वर्टिकल टेंजेंट हमारा रह गया। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए ये था कि dx/dt 0 होना। तो dx/dt हमारे पास आ रहा था 2t, तो ये 0 तब होगा जब t 0। इसको लेके t 0 पर ये dx/dt 0, लेकिन dy/dt इस पर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। dy/dt में जब आप t 0 डालते हैं तो ये ऊपर हमने dy/dt बनाया हुआ है, तो वो हमारा dy/dt नॉन ज़ीरो ही रहता है। ये dy/dt यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, इसमें अगर आप t 0 डालते हो तो -3 आता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि t 0 पर इसका वर्टिकल टेंजेंट आएगा। ये पार्ट बी में से हमने चीज़ मिस कर दी थी। ये आपके पास और t 0 पर देखें x और y की वैल्यूज़ क्या आती हैं। जब आप t 0 को x और y में डालें तो आपके x भी 0 हो जाता है यहाँ पर, और y भी 0 हो जाता है। इसका मतलब ये कि t 0 पर कर्व ओरिजिन में से पास करेगी, और ओरिजिन आपका ये खड़ा। इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट आना चाहिए, और ये पॉइंट t 0 है। अब आप जब t की वैल्यूज़ देते जाएँ, t के नेगेटिव -2 और -3 का स्क्वायर रूट -1, इस तरह से आप देते जाएँ, 0 फिर +1 फिर +3 का स्क्वायर रूट फिर 2, इस तरह से आप दें तो कर्व को ट्रेस करें तो कर्व की ये सिचुएशन बनती है, ये शेप बनेगी। और यहाँ बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि 3 0 पर कर्व एक अपने आप को क्रॉस भी करती है। t -1 पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ओरिजिन पर वर्टिकल टेंजेंट है, और t1 पर जो है फिर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आता है। और फिर कहा था कि t पॉजिटिव के लिए ये था कि वो कनकेव अप है। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो कर्व है यहाँ से लेके ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक
ये सारी कनकेव डाउन है। और इसमें देखें तो टी नेगेटिव रहता है आपका। और फिर ओरिजिन के बाद जो कर्व का पोर्शन है ये वाला, इस सारे को देखें आप तो इसमें टी पॉजिटिव रहता है और कर्व आपके ऊपर को खुल रही, तो ये कनकेव अप है। इस तरह से आप ये जो अगली बात थी ये भी हमारी वेरीफाई होगी कि टी पॉजिटिव के लिए ये कनकेव अप है और टी नेगेटिव के लिए कनकेव डाउन है। एग्जाम्पल 2 पे चले जाएं। फाइंड द टेंजेंट टू द साइक्लॉइड एट द पॉइंट थीटा पाई बाय 3। तो इस तरह से आपके पास ये एक्स और ये वाई है। आपको इस थीटा पर टेंजेंट बनाना है तो आप इस थीटा पर स्लोप फाइंड कर लें टेंजेंट की, डी वाई ओवर डी एक्स, ये बराबर डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स और डी थीटा, डी वाई और डी थीटा आप इस वाई से लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेके लें ये आ गया, डी एक्स और डी थीटा आप इससे लेंगे वो ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लें, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब हमें चाहिए पाई बाय 3 पर, तो इसमें थीटा की पाई बाय 3 लगा दें तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है और ये वाई की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से आपके पास जो है इस पॉइंट पर जो थीटा इक्वल पाई बाय 3 का जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो ये आ गया, एक्स उस पर ये और वाई उस पर ये। फिर ये वैल्यूज़ जो आपके पास आई हैं और ये थीटा पाई बाय थ्रू आप पाई बाय 3 इसमें डालेंगे साइन पाई बाय 3 और तो ये स्लोप आपके पास ये वाली आ गई। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कि आपको इस पॉइंट पर चाहिए था तो ये एक्स यूज़ करेंगे, ये वाई यूज़ करेंगे और ये स्लोप यूज़ करेंगे। आप जानते हैं वाई माइनस वाई नॉट, तो वाई नॉट आपका ये आर बाय 2 हो गया इज इक्वल टू स्लोप 3 का स्क्वायर रूट आ गया ये वाली, और एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आपका ये वाला है। यहाँ डाल के सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बनती है। और अगर आप यहाँ पर इसे देखें तो पाई बाय 3 पर आपके पास थीटा इक्वल पाई बाय 3 ये वाला पॉइंट बनता है, इस पर ये उसने टेंजेंट बना दिया। दूसरा पार्ट ये था कि आपको जहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है वो फाइंड करना है। तो अब उसके लिए ये कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए डी वाई और डी एक्स 0 होना चाहिए। तो इसमें आपके पास डी वाई और डी एक्स में आप देखें 0 तब होगा जब इसके ऊपर वाला साइन थीटा 0 हो, साइन थीटा 0 हो और कॉस थीटा 1 ना हो, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऐसा कब हो। तो साइन थीटा आप जानते हैं 0 होता है पाई के मल्टीपल्स पर, इसका मतलब कि हर n पाई पर साइन थीटा 0 होगा। साइन थीटा 0 कहाँ पर होगा? हर n पाई पर। लेकिन हमें साथ क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस थीटा 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। कॉस थीटा जो है पाई के इवन मल्टीपल्स पर 1 होता है, ऑड पर नहीं होता। इसका मतलब और साइन थीटा पाई के तमाम मल्टीपल्स पर 0 है। इट मीन्स कि हम फिर अगर ये नॉन ज़ीरो लेना तो हम पाई के सिर्फ ऑड मल्टीपल्स लेंगे ताकि डी वाई ओवर डी टी तो 0 रहे लेकिन डी एक्स ओवर डी टी 0 ना हो। ये हमारा डी एक्स ओवर डी टी है ना। तो इस तरह से थीटा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू पाई, यानी पाई के ऑड मल्टीपल्स इन पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो अब आप देखें ज़रा, ये थीटा की वैल्यूज़ आ गई, इन पर आप x और y फाइंड करेंगे। देखें इन पर एक्स वाई क्या आता है, तो आपके पास x और y के पीछे फार्मूले उनमें डालेंगे तो उस पर ये x की वैल्यू आएगी जब आप ये थीटा उसमें डालेंगे, और ये आपके पास y आता है 2r। तो इस तरह से ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आता है, और ये n के मुख्तलिफ वैल्यू देते रहेंगे तो ये एक नहीं बेशुमार पॉइंट्स हैं। बस अगर आप यहाँ पर n को 1 दे दें तो ये आपके पास पाई r और 2r आता है ना, और अगर n को 0 दे दे तो माइनस पाई r और 0 आता है। तो ये आपके पास x एक्स है, ये y एक्स है, ये ओरिजिन है। अगर आप n को 1 रखते हैं तो ये पॉजिटिव, तो ये आपके पास पाई r और 2r पॉइंट है, और n को 0 रखेंगे तो ये आपके पास माइनस पाई r और 2r है। देखें तो साइक्लॉइड की जितनी भी पीक्स हैं बराबर हाइट पर हैं, और वो हाइट बेसिकली आपके डायमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऐसे पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आता है इनकी तादाद बेशुमार है। अब हम चलते हैं कि उसने वर्टिकल टेंजेंट भी कहे थे। तो वर्टिकल टेंजेंट बज़ाहिर आप देखें, नोट करें वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पॉसिबल है। तो ये जो इसकी ब्रांचेज है इनका ये जॉइंट है, देखें तो इस पर बज़ाहिर हमें गैस कर्व को देखें, हम ये गैस कर सकते हैं यहाँ वर्टिकल टेंजेंट आएगा। एक तो ये मसला अगर मैं इस ब्रांच पर यूँ आऊँ तो इसके दरमियान में इस पॉइंट पर टेंजेंट यूँ बनेगा, थोड़ा और आगे हूँ तो टेंजेंट यूँ बन रहा है, और आगे हूँ तो टेंजेंट यूँ आ रहा है। तो ये टेंजेंट देखें तो आपका वर्टिकल होता है जैसे जैसे आप इसकी तरफ आते हैं, लेकिन ये सारे टेंजेंट फॉलिंग है। फॉलिंग का मतलब ये है कि वर्टिकल तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग हिसाब से
मीन्स कि अगर आप इस 2πr को लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो टेंजेंट की स्लोप माइनस इन्फिनिटी होगी। अगर आप इसी पॉइंट को राइट से अप्रोच करें, इधर से आएँ, तो आपके पास देखें ये टेंजेंट जो आपका राइजिंग है लेफ़्ट टू राइट। जब आप यहाँ पर आते हो तो ये भी राइजिंग है, और जब आप इधर इस तरफ आएंगे तो ये टेंजेंट आपका वर्टिकली राइजिंग होगा। इसका मतलब कि ये 2πr है, इसको अगर आप राइट से अप्रोच करें इधर, तो आपका टेंजेंट राइजिंग होगा और वर्टिकल होगा, मीन्स उसकी स्लोप इन्फिनिटी होगी। और अगर आप इसी पॉइंट को लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो टेंजेंट फॉलिंग होगा और वर्टिकल होगा, तो मीन्स उसकी स्लोप माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है जॉइंट है, इस पर आपके टेंजेंट्स वर्टिकल बन रहे हैं। इसके अलावा कर्व में कोई भी इसकी ज्योमेट्री आपको बता रही, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ टेंजेंट वर्टिकल बन सके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैलकुलस हमें कैसे बताता है, तो हमने ज्योमेट्री को देख के किया। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, dx/dt जो है 0 होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये जो dy/dx है, बज़ाहिर हमें लग ये रहा है कि हाँ ये 2nπ जो 2π के मल्टीपल हैं, इन पर आपके पास dx/dθ भी 0 हो जाता है और dy/dθ भी 0 है, यानी dx/dθ आपका 2π के इवन मल्टीपल पर 0 होता है, जैसे पहले बात हुई है। लेकिन 2π के इवन मल्टीपल पर dy/dθ भी 0 हो जाता है, क्योंकि ये sin θ पाई के तमाम मल्टीपल्स पर 0 होता है। तो अब हम देखते हैं कि फिर यहाँ क्या सूरत हाल है। तो अब हम इस 2nπ पर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से लेते हैं और राइट हैंड लिमिट अलग से लेते हैं। तो ये ग्राफ को देख के हमें ये पता चल रहा है कि 2nπ का मतलब ये 2π के मल्टीपल, यानी आपके पास ये 0 है और 2π ये 2πr, ये 4πr। तो इस तरह से बेसिकली ये जो पॉइंट है यहाँ पर थीटा 0 है। जब आप यहाँ पहुँचते इस पॉइंट पर थीटा आपका 2π हो जाता है, फिर थीटा 2π से बढ़ता है, जब एक साइकिल पूरा होता है तो 4π पर कर्व यहाँ पहुँच जाती है। तो यूँ आपका थीटा जो है इस एक ब्रांच पर उसके शुरू से लेके आखिर तक में थीटा की वेरिएशन 2π की होती है। अगर यहाँ स्टार्ट में 0 था तो इस एंड पर 2π, फिर अगली ब्रांच के स्टार्ट में 2π है तो एंड पर 4π, फिर इस अगली ब्रांच के स्टार्ट पर 4π तो उसके बाद 6π। तो हर 2π के साइकिल चक्कर से एंगल से एक ब्रांच आपकी कंप्लीट होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है 2π के मल्टीपल्स, हम इस पर अगर लेफ़्ट से अप्रोच करें तो क्या होता है, जैसा कि ज्योमेट्री ने हमें बताया कि लेफ़्ट से बाहर और तरह का टेंजेंट बन रहा है, डाउनवर्ड है, राइट से अपवर्ड बन रहा है। अब हम देखते हैं तो लिमिट थीटा अप्रोचेस 2nπ फ्रॉम राइट, तो ये थीटा अप्रोचेस 2nπ फ्रॉम राइट लिया। तो यहाँ पर आप देखें तो साइन थीटा भी इस पर 0 है और कॉस थीटा इस पर 1 हो जाता है, नीचे भी 0/0। तो ये लिमिट का एक रूल है, जब आप लिमिट लें और ऊपर भी 0 आ रहा हो और नीचे भी 0 आ रहा हो, तो आप ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले लें, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेके फिर दोबारा लिमिट ले लें। तो इस रूल को एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। ये हम चैप्टर 4 में है, हम इसे फिर किसी वक्त पे करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये इधर है, अगर ये लिमिट मैं डायरेक्ट, अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो हो नहीं सकता, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगाता हूँ तो ऊपर भी 0 हो जाता है, नीचे भी 0 हो जाता है। तो ये 0/0, हम इसे 0/0 की फॉर्म कहते हैं। तो अब हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं साइन थीटा, वो कॉस थीटा आ जाता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते तो इसका साइन थीटा आता है। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो 2nπ पर साइन थीटा 0 हो जाता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है, तो 1/0 इन्फिनिटी है। इस तरह से लिमिट आपकी इन्फिनिटी आ गई। और अगर आप ये लिमिट लेफ्ट हैंड से लें, यानी माइनस के साथ साइन के साथ लेंगे, यहाँ माइनस लगा रहे, यहाँ माइनस, जब आप 2nπ को लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे, देखिए लेफ़्ट से अप्रोच करने का मतलब ये है कि आप 4th क्वाड्रेंट में है। 2nπ को राइट से अप्रोच करने का मतलब है कि आप 1st क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आप जानते हैं जो 2nπ का एंगल है ये हमेशा एक्स एक्सिस, ये इस लाइन पर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा। तो अगर आप इस तरफ से आते हैं तो आप ऐसे समझें कि आप 2nπ को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और अगर आप इधर से आते हैं तो आप ऐसे समझें कि आप 2nπ को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते तो आप 4th क्वाड्रेंट में हैं, जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं 1st क्वाड्रेंट में। तो 1st क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव था, साइन भी पॉजिटिव था, इसलिए रेशियो पॉजिटिव रही। जब आप 4th क्वाड्रेंट में हैं तो 4 से जब थीटा 2nπ को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो कॉस पॉजिटिव होगा लेकिन साइन नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से रेशियो इसके माइनस इन्फिनिटी आएगी। प्रोसीजर यही रहेगा जो हमने ये अडॉप्ट किया है, लेकिन लिमिट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो इस तरह से पता चल गया कि 2nπ को लेफ़्ट से अप्रोच करें
तो टेंजेंट वर्टिकल बनता है, स्लोप माइनस इन्फिनिटी है, 2n पाई को राइट से अप्रोच करें टेंजेंट वर्टिकल है, स्लोप पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ये वही बात है जो हम पहले ग्राफ से ऑब्जर्व कर चुके हैं। चले इसके बाद नेक्स्ट हमारा था कि ये हमने कैलकुलस वाला काम किया, पहले के फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स फाइंड करना, वर्टिकल टेंजेंट्स फाइंड करना। तो ये काम हमने कर लिया और लाइन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाना। अब हम एरियाज़ पे आते हैं। एरियाज़ में आपको पता है कि इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, इससे पहले में डेरिवेटिव से। आप जानते हैं कि अगर एक फंक्शन नॉन नेगेटिव हो तो उसे आप ए बी इंटरवल पर इंटीग्रेट करते हैं तो वो आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। अब हमारे पास कर्व है x इक्वल टू एफ टी, ये इसमें ये था y फंक्शन ऑफ x था। हमारे पास है x इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल टू जी ऑफ टी और लिमिट्स t पर हैं। तो हम इन्हीं को इस इंटीग्रल में डाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी जहाँ x है वहाँ एफ ऑफ टी यानी एफ ऑफ टी डाल दें और जहाँ पर y है वहाँ जी ऑफ टी डाल दें। अब आप देखें तो जनरली हमारे पास जो a होता है वो a टू बी, ये y हमारा फंक्शन होता है, जैसे ये एफ ऑफ एक्स है और साथ डी एक्स लगा दिया। अब इसे हमने अगर पैरामीटर फॉर्म में करना है तो y की जगह क्या करेंगे, जी ऑफ टी, क्योंकि y हमारा यहाँ देखें तो जी ऑफ टी के बराबर है, यहाँ जी टी लगा दें। अब डी एक्स है तो x हमारा एफ ऑफ टी है, तो आप जानते हैं कि जो डिफरेंशियल है वो आपका बनेगा डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम टी इंटू डी टी। ये डिफरेंशियल आप पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम पीछे। तो ये हमारा डी एक्स जो है ये एफ प्राइम टी इंटू डी टी आएगा। तो ये इस तरह से ये आपके पास एफ प्राइम टी इंटू ये डी एक्स की जगह चीज़ आ गई और ये आपकी वाई की जगह आ गई। और जब आपके पास एक्स ए था तो टी अल्फ़ा था, जब एक्स बी होगा तो टी आपका बीटा हो जाएगा। तो लिमिट्स आपकी एक्स की वजह टी पर शिफ्ट हो गई तो अल्फ़ा से बीटा आ गई। इस तरह से ये हमारे पास ए की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और ये तब है इसमें कि जब आपका पॉजिटिव डायरेक्शन अल्फ़ा से बीटा की तरफ हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बीटा टू अल्फ़ा भी ले सकते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन अदरवाइज हो। अब ये हमारे पास साइक्लॉयड है, इसकी एक आर्क जो है एक ब्रांच, उसके नीचे हमने इसका एरिया, ये एक आर्क है, इसके नीचे एरिया फाइंड करना है। हम चले पहला आर्क ले लेते हैं। इसमें थीटा की वेरिएशन 0 से लेकर 2 पाई तक होती है, तो इसलिए थीटा 0 से 2 पाई आ गया। अब हम इस आर्क के नीचे एरिया फाइंड करते हैं। फार्मूला हम यही वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। तो जी ऑफ टी यानी वाई है, तो इसमें देखें थीटा हमारा पैरामीटर, तो अल्फ़ा आपका 0 हो गया और बीटा आपका 2 पाई हो गया ना, सॉरी पहले हम इसको वाई एक्स की शक्ल में लिखते हैं ना। तो वाई एक्स की शक्ल में ये वाई आ गया और डी एक्स, तो इसके एक्स के हवाले से लिमिट्स क्या हैं, यहाँ पर एक्स 0 है और यहाँ पर एक्स 2 पाई आर है। तो अगर आप एक्स और वाई की शक्ल में लिखें तो लिमिट्स 0 से 2 पाई आर आ गई। अब आप इसे थीटा में शिफ्ट करें तो वाई की जगह आपके पास ये वाला आर इंटू थीटा माइनस साइन थीटा वो लगा दिया, आर इंटू सॉरी ये है वाई इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये लगा दिया यहाँ पर, ये वाई की जगह आ गया। और एफ प्राइम टी यानी आपके पास एक्स ये था तो इसका डी एक्स आपका ये बन गया। ये बेसिकली आपने इसका डेरिवेटिव लिया, आर तो कॉन्स्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया, साइन थीटा का कॉस थीटा आ गया, साथ डी थीटा आ गया। तो ये आपके पास एफ प्राइम टी इंटू डी टी, तो वो ये चीज़ बन गई। और थीटा की लिमिट्स अब आपकी 0 से 2 पाई हो जाएंगे, ये लिमिट्स आ गई। अब फर्दर आप इसे इंटीग्रेट कर लें, वो आप कर सकते हैं। तो आखिर में आपके पास ये एरिया आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया इसमें आया है, ये जो आर रेडियस के सर्कल में आता है उससे ये एरिया 3 गुना है, क्योंकि रेडियस आर रेडियस वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर है। इट मीन्स कि एक आर्क के साइक्लॉयड के एक आर्क के नीचे जो एरिया आता है वो उसी रेडियस जिस साइकिल को आपने यहाँ रोल किया था और ये कर्व ट्रेस किया है, उस सर्कल के अंदर या उस व्हील के अंदर जितना एरिया आता है उस एरिया का 3 गुना एरिया इस एक आर्क के नीचे आता है। अब हम इसी पैरामीटर कर्व की आर्क लेंथ की बात करते हैं। तो आर्क लेंथ का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला। किसी भी इंटरवल ए बी में फाइंड कर जाना हो तो जैसे हमने पीछे एरिया में सारी ट्रांसफॉर्मेशन की है उसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें सेटअप हो जाती हैं। मसलन हमारे पास एक्स वाई फॉर्म में तो ये है, लेकिन जब आप टी में जाएंगे तो डी वाई और डी एक्स डेरीवेटिव का फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी ये आ गया, और ये डी एक्स इसको डी टी से डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ये चीज़ बन गई ना। तो और चूँकि आप टी में चलेंगे तो आप लिमिट्स आपकी टी वाली अल्फ़ा बीटा आ जाएंगी। इसके बाद आप ये नीचे इसका एलसीएम ले लें, नीचे डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर है ना, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे जो डी एक्स और डी टी का स्क्वायर था अंदर रूट के अंदर वो बाहर आके डी एक्स और डी टी हो जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका उस बाहर डी टी बन जाएगा। इस तरह से आर्क लेंथ का फार्मूला आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में वो ये वाला बन गया। जैसे आपका वाई फंक्शन ऑफ टी, एक्स फंक्शन ऑफ टी, यानी टी को एलिमिनेट किए बगैर आप सारा कुछ यहाँ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये डी वाई और डी टी, डी एक्स और डी टी डाल के तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, और अगर ऐसा हो आप ये तो हमने वो ऐसी कर्व ली है कि जिसको y = f(x) की शक्ल में लिखा जा सकता था, और उस पे हमने ये काम किया। इसमें एक शर्त थी कि हमने बेसिकली ये जो आर्क लेंथ का फार्मूला ये उस कर्व के लिए जो y = f(x) से बनती है, और y = f(x) से जो कर्व बनती है वो हर वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करती। क्या मतलब है कि कर्व आगे कोई बढ़ती कर्व वापस मुड़ के पीछे नहीं आती, जो ही वापस मुड़ेगी तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा। इसलिए हम इस कर्व में ये शर्त लगाते हैं कि x का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है। क्या मतलब है, जैसे t बढ़ता है x हमेशा इंक्रीज़ करता है, यानी आप लेफ़्ट टू राइट ही जाते हैं, आप वापस मुड़ के नहीं आते। इसका मतलब अभी हमने ये जो फार्मूला बनाया है ये फ़िलहाल हमने ऐसी कर्व के लिए बनाया है जिसमें आप वापस ना मुड़ सकें, यानी आपका जो कर्व है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करती हो। लेकिन हम यहाँ ये शो करते हैं कि अगर कोई कर्व ऐसी है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास नहीं करती तो उसकी आर्क लेंथ भी इसी फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है, वो हम अभी ये करने जा रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये कर्व है, पैरामीटर कर्व है, जो कि देखें तो ये आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करती है। हमने इस पर इसकी लेंथ फाइंड करनी, तो इसका क्या करते हैं, वही जैसे आर्क लेंथ का स्टाइल था, इस पर चंद पॉइंट्स चूज़ कर लेते हैं, उससे हम एक पॉलीगॉन बना लेते हैं। ये जो पॉइंट्स हमने फर्स्ट के T0 पर P0 आ गया, T1 पे P1, T2 पे P2, टी के मुख्तलिफ वैल्यूज़ खुद से चूज़ कर ली, और हर टी के अगेंस्ट हमने पॉइंट लोकेट कर लिया कर्व के ऊपर। ये हमारे सारे पॉइंट बन गए। अब हम पीछे जान चुके हैं कि हमारे पास जो कर्व की एक्चुअल लेंथ है वो कैसे आती है। ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनके लेंथ्स को एडअप करें और फिर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं उन पर लिमिट लगा दें कि दे अप्रोच इन्फिनिटी। तो उस वक्त ये जो लाइन सेगमेंट्स के लेंथ का सम होगा वो आपको इस कर्व की लेंथ देता है। यानी ये वाला फार्मूला हमारा जनरल है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कर्व जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करती है, यानी ये फार्मूला इस पर अप्लाई होता है। Pi(1 - 1) Pi का मतलब कि दो कंसेक्टिव पॉइंट्स के दौरान फासला, और समेशन ले ली 1 to n, यानी n जो सेगमेंट्स सब के लेंथ से ऐड कर ली, फिर लिमिट अप्लाई कर दी कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स अप्रोच इन्फिनिटी, तो ये हमें एग्जैक्ट लेंथ देता है। अब हम चलते हैं आगे कि अब हम इसमें से एक जनरल इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं, Ti-1 से Ti, ये इंटरवल हमने कंसिडर कर लिया है। इस इंटरवल पर हम f पर भी मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे और इसी इंटरवल पर हम g पर भी मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। गिवन ये है कि f हमारा मीन वैल्यू थ्योरम की सारी शराइत को पूरा करता है, लिहाजा इस इंटरवल में ऐसे Ti स्टार पाया जाएगा सच दैट कि एंड पॉइंट पर जो फंक्शन वैल्यूज़ का डिफरेंस है वो बराबर है Ti स्टार पर f का डेरिवेटिव इनटू लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो इस तरह से ये चीज़ आ गई। अब चूँकि ये चीज़ हमारी xi है, ये हमारे पास xi-1 है, तो जो डिफरेंस इसे आप डेल्टा xi कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ये वाली, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा xi आ गई, राइट हैंड साइड पे ये उसी तरह से, और ये जो गैप है ये डेल्टा t है। हमने सारे पॉइंट बराबर बराबर फासले पर लिए हैं, इसलिए हर दो कॉन्सेक्टिव टीज़ का जो डिफरेंस है वो हमारा डेल्टा t रहेगा। अब यही मीन वैल्यू थ्योरम इसी इंटरवल पर आप g फंक्शन पर अप्लाई कर दें तो उसके लिए हमारे पास इसी इंटरवल में एक Ti डबल स्टार पाया जाएगा सच दैट के ये इक्वेशन हमारे ये बने, ये उसी तरह से जैसे हमने ये बनाई थी। आप f की जगह यहाँ g लगा दें तो Gti-Gti-1 जो होगा ये आपका yi-y-1 बन, तो ये डेल्टा yi बन जाएगा, इधर आपका g आ जाएगा, तो उससे आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाती। अब हम आते हैं Pi-1 to Pi पे। आप जानते हैं ये दो पॉइंट्स के दौरान फासला है, ये डिस्टेंस फार्मूले से डेल्टा xi² प्लस डेल्टा yi² है। डेल्टा xi की जगह ये लगा दें, डेल्टा yi की जगह ये लगा दिया,
ये चीज़ आगे डेल्टा टी स्क्वायर दोनों सब में कॉमन है, वो बाहर आके डेल्टा टी हो गया। तो ये आपके पास सूरत हाल बन गई। अब आप ये एक्सप्रेशन ऊपर समेशन में लगाएं तो ये चीज़ बन जाती है, सिग्मा आ गया। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, यानी ये जो इंटरवल है इसकी विड्थ 0 को अप्रोच करेगी जब, तो टी आई स्टार और टी आई डबल स्टार में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि इंटरवल खुद ही सिंगल पॉइंट को अप्रोच करेगा जैसे जैसे इसकी विड्थ 0 को अप्रोच करेगी। या तो ऐसी सूरत में आप इसकी जगह टी लगा सकते हैं, और ये चूँकि रिमान सम है तो ये हमारे पास इस तरह के इंटीग्रल बन जाएगा। ये लिमिट और समेशन मिला के इंटीग्रल बन गया, और ये जो था ये एफ प्राइम, और ये हमारा इंटीग्रेशन का वेरिएबल बन गया एफ प्राइम टी स्क्वायर प्लस जी प्राइम टी स्क्वायर। अगर आप इसे देखें तो ये वही पिछले वाला फार्मूला है, एफ प्राइम टी का मतलब डी एक्स ओवर डी टी है, और जी प्राइम का मतलब डी वाई ओवर डी टी। तो वही जो पीछे हमने फार्मूला कहा वही फार्मूला इसके लिए बन गया। इसका मतलब कि ये जो ऊपर हमने किया है ये हमने इस थ्योरम का प्रूफ किया कि आपके पास जैसे भी पैरामीटर कर्व हो उसकी आर्क लेंथ का फार्मूला ये बनता है, चाहे वो कर्व जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करे या ना करे। इसको एग्जांपल 4 है, इसमें देखें कि वो कहता है कि आपके पास यूनिट सर्कल है और उसके ये पैरामीटर इक्वेशंस हैं, और इसकी आपको आर्क लेंथ फाइंड करना है। तो इसी तरह से आपके पास ये जनरल फार्मूला है। सर्कल में पैरामीटर आपको तो 0 से 2 पाई तक वेरी करती है, इसलिए इसी में आप इस इंटीग्रल में अल्फ़ा बीटा 0 से 2 पाई हो जाएंगे, अल्फ़ा 0 बीटा 2 पाई, और डी एक्स और डी टी एक्स आपका कॉस टी है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन टी आ जाएगा, वाई का साइन को कॉस आ जाएगा, और ये स्क्वेयर्स हैं चूँकि अंदर डेरिवेटिव्स के, तो ये स्क्वेयर्स हो के 1 डी टी आ गए तो ये 2 पाई आ गया। तो आप जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन है ना, क्योंकि इसमें आर इसमें 1 इसमें 1, तो यूनिट सर्कल का जो आपके पास लेंथ होती है बाउंड्री की वो चूँकि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, आर 1 हो गया तो ये 2 पाई आता है। तो हमने सर्कल की जो आर्क लेंथ फाइंड की तो वो हमारे जो जनरल फार्मूला पहले से हम जानते हैं उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा एक बात उसने और कही है, ये हमारा जो थ्योरम 5 वाला फार्मूला है ये सेक्शन 8.1 में हमने जो फार्मूला बना उसके साथ मैच कर रहा है। वो फार्मूला ये था कि लेंथ ऑफ द कर्व इज डी एस का इंटीग्रल होता है ना, और डी एस का स्क्वायर आप जानते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर होता है सेक्शन 8.1 से। तो ये बेसिकली ये जो कुछ अंदर आपके पास है ये इनफैक्ट डी एस है पूरा। तो इस तरह से ये हमारा ये फार्मूला और पिछला 8.1 वाला फार्मूला ये एग्जैक्टली एक जैसे। बहरहाल तो इसके बाद अगर आपके पास ये दूसरी एग्जांपल जो पीछे में 10.13 की थी उसके पैरामीटर कर्व्स ले ली हैं, इसकी आर्क लेंथ फाइंड की, ये साइन 2t और कॉस 2t है। आपको याद होगा कि ये चूँकि ये 2t है तो ये 0 से 2 पाई तक 2 सर्कल कंप्लीट होते हैं, यानी 2 चक्कर पूरे होते हैं, इसलिए 0 से 2 पाई तक जाने में इस कर्व की जो लेंथ है 2 सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस के सम बराबर होनी चाहिए यूनिट सर्कल। इस वजह से आप देखें तो इसकी लेंथ 4 पाई आ रही, यानी एक चक्कर काटा 2 पाई, फिर दूसरा चक्कर काटा तो 2 पाई मजीद हो गया, तो टोटल आर्क लेंथ इसकी 4 पाई हो गई। एग्जाम्पल 5 पे चले जाएं, साइक्लॉयड है उसके एक आर्क की आपने लेंथ फाइंड करनी है। वही पैटर्न है, एक आर्क आपका थीटा 0 से 2 पाई तक कंप्लीट हो जाता है। डी एक्स आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए देखें तो कुछ भी नहीं करना, इंटरवल आइडेंटिफाई करो, एक्स का डेरिवेटिव लो, वाई का डेरिवेटिव लो, और फार्मूले में डाल के उस इंटरवल पर इंटीग्रेट कर लो। तो ये सिंपल सा काम है आर्क लेंथ फाइंड करने वाला। तो देखें पैरामीट्रिक फॉर्म में आर्क लेंथ फाइंड करना बहुत आसान है, कार्टेशियन फॉर्म में निस्बतन मुश्किल था। तो बहरहाल ये आपके पास उसके ये चीज़ आ गई। इस इंटीग्रल के लिए उसने फर्दर ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेशन टेक्निक्स चैप्टर 7 में, वो यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है सरफेस एरिया फाइंड करना, यानी अगर हम पैरामीटर कर्व को रिवॉल्व करवाते हैं किसी एक्सेस के अबाउट, एक्स एक्सेस के अबाउट या वाई एक्सेस के अबाउट, तो जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनती है उसका एरिया क्या होगा। तो पहले हम उसको एक्स एक्सेस के अबाउट अगर रिवॉल्व करवाते हैं तो हम जान चुके हैं कि हमारे पास जो फार्मूला बनता है तो वो बनता था 2 पाई वाई, और यहाँ पर साथ हमारे पास उसका आर्क लेंथ डी एस आती है। ये जनरल फार्मूला सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन के एरिया का है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 पाई वाई जब आप एक्स एक्सेस के अबाउट रिवॉल्व करवाएं।
अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाते हो तो फिर फार्मूला ये हो जाता है। अब अगर मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट किया तो इसमें देखें कुछ भी नहीं, ये 2 पाई है, और डी एस की जगह आप जानते हैं ये आपका एक्सप्रेशन बड़ा वेल नोन है, पीछे भी हमने किया है। आपका जो ये एक्सप्रेशन है बेसिकली ये वाला, ये इनफैक्ट डी एस है, तो इसको आप वहीं पर लगा दें। ये हमारा डी एस यही चीज़ है, तो इसमें आप डी एस में कंप्यूट कर लें, डी एक्स ओवर डी टी डाल दें, डी वाई ओवर डी टी डाल दें, तो ये डी एस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और वो यहाँ डाल दें, और वाई जो है आपका जी ऑफ टी था वो यहाँ डाल दें, और टी के लिहाज से आप इसे इंटीग्रेट कर लें। एग्जाम्पल 6 देखें, सरफेस एरिया आपके पास, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो स्फीयर है वो कैसे बनता है, तो स्फीयर आपके पास ये स्फीयर जो है उसका सेंटर ओरिजिन है और उसका रेडियस आर है, तो ये आपके पास अगर आप आधा सर्कल ले लें, ये वाला ना, ये, तो इसे अगर आप एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाते हैं तो ये स्फीयर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो हाफ सर्कल है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लें, उससे कर्व बनेंगे, उसको रिवॉल्व करवाएंगे, तो हमारे पास इस हाफ सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस टी, रेडियस आर है, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी, तो इस वजह से ये आर लगा चूँकि रेडियस आर है, चूँकि हाफ सर्कल है तो टी आपका 0 से पाई तक जाएगा, इस तरह से ये टी 0 से पाई, और ये हमारे पास आधा सर्कल। तो अब हम इसको रिवॉल्व करवाते हैं अबाउट एक्स एक्सेस, तो ये हमारा फार्मूला उसी तरह से ये 2 पाई आ गया, यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से ये आपका वाई आ गया, वाई आपका आर साइन टी है, और ये आपका डी एस आ गया। डी एस आप इस फार्मूले में यहाँ डी एक्स ओवर डी टी डालें, डी वाई ओवर डी टी डालें, तो आपके पास ये डी एस बन जाता है, और टी की वेरिएशन 0 से पाई तक है, तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई तक हो गई। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लें तो 4 पाई आर स्क्वायर आपके पास स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाता है, और ये आप जो पिछले फार्मूले पढ़ चुके उससे मैच करें तो ये उससे बिल्कुल पूरा उतरता है। इस तरह से हमने आज के लेसन में देख लिया कि पैरामीटर का उसका पूरे का पूरा कैलकुलस कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी उसका डेरिवेटिव फाइंड करना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाना, उसकी कनकेविटी टेस्ट करना, उसके बाद फिर हमने उसकी इंटीग्रेशन देखी। इंटीग्रेशन में हमारे पास आर्क लेंथ फाइंड करना, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना, और इसी तरह से सरफेस एरिया फाइंड करना, ये सारे काम हम अगर कर्व पैरामीटर फॉर्म हो तो उसके साथ ये काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।